सीबीएसई के सैम्पल पेपर में देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि दो पार्ट्स आपके हैं, ठीक है। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स होएगा और सेक्शन बी इंडियन इको होगा। आपका इसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे एमसीक्यू, मतलब 1 नंबर के। तो आउट ऑफ 80 20 नंबर मतलब 25% वेटेज तो आपके 1 नंबर क्वेश्चंस की हो जाएगी। और बचे हुए जो 14 क्वेश्चंस होंगे वो आपके बड़े क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4, 6 और 4 कुल मिलाकर 14 क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर रहेंगे। तो टोटल आपके 34 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है वो है मैक्रो और सेक्शन बी जो है वो है इंडियन इको। तो पहले हम मैक्रो से ही शुरू करते हैं, ऑर्डर वाइज ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं, ठीक है। तो साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे बस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीज़न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको असर्शन में लिखा है द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। तो आप मुझे बताओगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो परचेज़ नहीं करती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कौन परचेज़ करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़? आरबीआई, है ना, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो डिफ्लेशनरी गैप को कम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करके। उसके बाद अब रीज़न में लिखा है द सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बच्चा कह रहा है हाँ सही है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट में, ताकि लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया सही? कि ए तो गलत है और आर जो है वो ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बस आपको डी ऑप्शन लिखना है। ओके होगी कहानी, ठीक है। बता देना जहाँ पे आप फंसो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मतलब सिंपल भाषा में प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री राशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द बजटरी ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है सर? ये वाला इसका आंसर है बताओ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि इसका कीवर्ड यही है। तो जब भी सरकार जो है मतलब गरीबों के लिए फूड ग्रेन्स या ऐसी कोई भी मतलब पुअर सेक्शन के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना निकालती है, तो उसके पीछे कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसके बाद थर्ड, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ GVA एट MP डैश मस्ट बी एडेड टू GVA एट बेसिक प्राइस। बताओ सर, इसका आंसर वैसे नेट प्रोडक्ट टैक्स है। क्या होता है नेट प्रोडक्ट टैक्स? नेट प्रोडक्ट टैक्स का मतलब होता है एक तरह से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और बेसिक प्राइसेस का मतलब होता है कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। हाँ, बेसिक प्राइसेस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो आप क्या करते हो? फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड करते हो तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो ये मतलब है। उसके बाद नंबर 4, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट।
ठीक है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल रेट के अंदर मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करते हैं, है ना, उसमें गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मार्केट फोर्सेस जब भी आएगा इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बी, उसके बाद फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द रेफरेंस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो कीन्स वाले में वैसे आपने पढ़ा था, है ना, इनकम की वो है ये, इनकम को डिनोट करती है, तो कौन सी डिग्री लाइन बनाती है वो? 45 डिग्री लाइन, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ में पूछ रहा है एज पर द डेटा प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट 2023-24 द टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन द बोरोइंग एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एट 27.2 lakh and 45 lakh respectively. The value of dash deficit would be 17.8 lakh crore. क्या होता है फार्मूला? अदर देन बोरोइंग लिखा है ना, मतलब नहीं, फिजिकल डेफिसिट का वैसे फॉर्मूला आपको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो उसने आपको जो टोटल रिसिप्ट्स दे रखी हैं, है ना, अदर देन द बोरोइंग, वो दे रखी हैं 27.2, और आपको टोटल एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो दे रखा है 45। तो 45 माइनस 27.2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 17.8। तो मतलब उसने आपको फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है भाइयों बहनों, चलो उसके बाद जी रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 में तो लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 1। यूनिटी का मतलब होता है 1। बताओ एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है? ठीक है, हो सकती है, ट्रू। और स्टेटमेंट 2 में लिखा है एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज द proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in level of income. सर ए फॉल्स है, 1 is true, B is false और सेकंड is false। श्योर? Yes, sir। ठीक है, तो B हमेशा ज़्यादा इनकम से ज़्यादा कैसे होगा? नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, तो ये फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ए। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट में पूछ रहा है इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग। 2 सेक्टर में आप क्या जोड़ते हो? एडी। एडी का फॉर्मूला क्या है? डी, इसका डी है ऑटोनॉमस कंजम्पशन इंड्यूस कंजम्पशन, और मतलब सी बार प्लस सी बार प्लस, हाँ, मतलब फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लो। एडी का सी प्लस आई। सी प्लस ठीक है, सी इंक्लूड सी बार प्लस, तो आई मतलब तो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और सी मतलब होता है कंजम्पशन, है ना। तो कंजम्पशन का मतलब होता है जिसके अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी आ गया और इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी आ गया। तो कंजम्पशन मतलब हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी और इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी, और आई का मतलब हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, तो वो डी ऑप्शन में मतलब इनडायरेक्टली लिखा हुआ है सी प्लस आई। ओके, ठीक है जी, पहले यहाँ तक ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो उसके बाद 9th में है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो 2 स्टेटमेंट पहले पढ़ लो। नंबर 1 है फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीप्ट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। तो बताओ फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीप्ट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, मतलब क्या ये बात सही है? फॉरेन ग्रांट्स इन एड क्या होता है? हाँ, तो ग्रांट्स मतलब होता है कि जब हमें कोई बहुत इमरजेंसी हो, कोई हमारी मदद कर देता है तो वो हमें मान लो सरकार को पैसे देता है।
तो वो हमको वापस नहीं लौटाने होते। ग्रांट का मतलब ये होता है कि आपको मिल गया, अब आपको वापस नहीं लौटाना है। तो हाँ, काइंड ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट की तरह कह सकते हो। तो अगर मान लो हमारी सरकार को कोई किसी ने फॉरेन से मदद मिल गई है, रिसिप्ट मिली है, तो वो लिख रहा है आगे डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। तो इस हाँ ट्रू, तो इससे हमारे सर पर कोई बोझ नहीं है या कोई हमारे लिए रीपेमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो आपने पढ़ी रखा है, डिसइन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं इसको, है ना। तो सरकार अगर बेच देती है, अपनी हिस्सेदारी बेच देती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो उससे सरकार का एसेट कम हो जाता है। सी, ठीक है, तो दोनों ट्रू हो गए। उसके बाद 10th, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग 2024 रिफ्लेक्ट्स अ डैश ऑफ यूएस डॉलर डैश बिलियन। मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है फॉर्मूला? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट्स कितने दे रखे हैं काले रंग में? 69.72 और इम्पोर्ट्स कितने दे रखे हैं? 70.46। ठीक है, तो ये माइनस करके क्या आ रहा है? नेगेटिव 0.74। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डेफिसिट है और 0.74 का है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी मतलब होता है बेचना। एक बच्चे ने पूछा, तो डिस्पोजल ऑफ इक्विटी मतलब बेचना, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। चलो उसके बाद 11 का ए, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। चलो तो इसके लिए पहले 2 मिनट आप लो, अपनी गुणा भाग करके फिर बताना। चलो तो इसमें लिखे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी आपको निकालना है। तो उसने आपको आइटम दे रखा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाँ, तो इसका मतलब है ये है पीएफसीई एक्सपेंडिचर मेथड में के हिसाब से। फिर आपको दे रखा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्ट कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और एक आपको दे रखा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट नीचे, और एक दे रखा है आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसको नीला कलर कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बता दूँ ना जिनको नहीं याद। तो जो येलो कलर के 3 कर रखे हैं मैंने, उनको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं येलो कलर वाले। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रखा है, अगर मैं इसको और इसमें जोड़ देता हूँ तो ये चारों को मिलाकर कहेंगे हम GDCF, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप इन 3 पीले रंग वालों को और एक नीले रंग वालों को जोड़ लो एक बार, तो GDCF आ जाएगा। कितना आ रहा है? मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए बता दो, अगर जोड़ जोड़ के कितना आएगा? 270 910। ठीक है, तो GDCF आएगा 910। तो ये आपको GDCF के कंपोनेंट पता होने चाहिए इसमें। ठीक है जी। उसके बाद दे रखा है आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 170, ये भी ऐड कर लो डायरेक्टली, है ना, GFCE, राइट। और 5th आपको दे रखा है एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स। तो एक तरह से मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नेट एक्सपोर्ट्स -20 दे रखा है, तो मतलब माइनस हो जाएगा 20, राइट। तो आपको याद है एक्सपेंडिचर मेथड से हम GDPMP निकालते हैं। तो आप ये 4 वैल्यूज़ जोड़ लो, 800 और 170 और 910 और -20, 1860। ठीक है, ओके। तो बच्चों के कहने पर मैं लिख रहा हूँ, बच्चों पे भरोसा करके। तो GDPMP आ गया 1860, फिलहाल यहाँ तक आ गया। अब NDPFC निकालने के लिए माइनस क्या कर दोगे? ठीक है, NIT माइनस कर देते हैं,
और क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन भी माइनस कर देते हैं। तो NDPFC आ गया कितना? 1750। ठीक है, तो बच्चों पे भरोसा करके ये लिख लेते हैं जो वैसे सही उत्तर है। ठीक है, तो NDPFC आ गया 1750। तो आपको नोट करना है, नोट कर सकते हो। इसके बाद है स्टेट द स्टेप्स पर्टेनिंग टू एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेप्स लिखने, तो ओरली सुना दो मुझे, वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ना 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 ना, स्टेप यही तो देखो बच्चे गलती करते हैं गली मोहल्ले में। पहले स्टेप 1 क्या है कि भैया आइडेंटिफाई द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। पहला स्टेप ये है। फिर उसके बाद है कि भाई हर सेक्टर के अंदर आपको आइडेंटिफाई करनी है फैक्टर इनकम्स, क्योंकि हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं ना। फिर उसमें लिखोगे फैक्टर इनकम क्या क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फिर लिखोगे कि जी इन चारों को ऐड करके क्या मिल जाएगा? NDPFC। और फिर लास्ट स्टेप में लिख सकते हो कि उसमें NFIA और ऐड कर दोगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो मतलब नोट्स में से देख लेना, जो लिखवाई थी अंग्रेज़ी वो चेपनी है, कहीं वहाँ पे खुद सुपरस्टार बनो कि सीधा पहले स्टेप में लिख दिया भैया कि COE + MI + OS हो गया खत्म। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वो स्टेप्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो आपको इसमें थ्योरी ही लिखनी है, स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, तो स्टेप ऐसे लिखने हैं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा। ये बच्चे गलती करते हैं कई बार, फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। तो आपको नोट्स में जो दे रखे हैं ना स्टेप्स, वो वही रट लेना, वो लिखने। नहीं तो कोई भी बुक अगर आपके पास है ना, बुक में भी दे रखे होंगे स्टेप्स, वो लिखने। चलो उसके बाद जी 12वां नंबर है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मे बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 हेड्स। कौन कौन से? ठीक है, चलो ये तो खैर सही बताया आपको। एक हेड होता है डायरेक्ट और एक हेड हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द 2 हेड्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। फिर आपको इनको एक्सप्लेन करना है, तो मुझे सुना दो 2-2 पॉइंट दोनों के ओरली। डायरेक्ट में क्या लिखोगे? ठीक है, हिंदी में भरा है एग्जाम फॉर्म। लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन सेम पर्सन, वही इंग्लिश लिखनी है यहाँ। और उसमें इनडायरेक्ट में लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स और GST। और एक और अच्छा वाला पॉइंट बताओ। नहीं, 2 नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं काउंट करेंगे। प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, चलो ठीक है ना। 13th जो है ये अच्छा मतलब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में अब आते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विटनेस्ड ए शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 2023-24 विद नेट FPI इनफ्लो। तो कीवर्ड यहाँ पर थोड़ा सा इनफ्लो है ऑफ $32.4 बिलियन। मतलब सिंपल भाषा में हमारे देश में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत सारा पैसा आया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द BOP अकाउंट द अबव ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल सही। तो देखो जी, पहली बात तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपको बताया था कि कौन से अकाउंट का पार्ट होती है? कैपिटल अकाउंट। इससे तो ये पहचान लो। हाँ, और इनफ्लो आया तो इससे कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो इससे ये पहचान लो। तो यही लिखना है, रीज़न में भी यही बताना है कि भाई क्योंकि इससे एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, और टू बी मोर स्पेसिफिक इससे हमारी कहीं ना कहीं मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना। और क्योंकि इनफ्लो हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है स्टेट द मीनिंग ऑफ BOP डेफिसिट। BOP डेफिसिट का मुझे ओरली सुना दो फॉर्मूला।
बस, तो ये वो गलती है जो गली मोहल्ले में हर दूसरा कॉमर्स का बच्चा कर रहा है। हाँ वेरी गुड, देखो वो लड़की नहीं कर रही क्योंकि उसको मैंने सिखाया था अच्छे से, उसने पढ़ा था। आपको लिखना है कि जब ऑटोनॉमस जो पेमेंट्स होती हैं, है ना, इज ग्रेटर देन ऑटोनॉमस रिसिप्ट। अगर ये ऑटोनॉमस वर्ड नहीं लिखा ना बीओपी के डेफिसिट में, फिर तो आपने गवर्नमेंट बजट वाला बता दिया आंसर। हाँ मतलब नॉर्मल डेफिसिट, हाँ हाँ टीई माइनस टीआर वाला, वो नहीं, गवर्नमेंट बजट का नहीं पूछ रहा, उसका पूछ रहा है बीओपी का डेफिसिट। तो ऑटोनॉमस पेमेंट्स आर मोर देन ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स, ठीक है, ऑटोनॉमस की वर्ड है, याद रखना है। इसके बाद 14th पढ़ लेते हैं एक बार। ए, सेविंग कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, जस्टिफाई। तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते। तो ये तो मैं टिक लगा दूँ, डायरेक्ट टॉपिक है ना। अब डायग्राम बनाना है आपको और स्टेप्स लिखने हैं, तो सेम क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो टिक लगा देता हूँ। बाकी दूसरा बी पढ़ लेते हैं, ये सॉल्व कर लेंगे एक बार। बी में लिखा है फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज ए एंड बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टैंड्स एट 0.6 और 0.8, ठीक है। तो एक इकोनॉमी में एमपीसी 0.6 है और दूसरी इकोनॉमी में एमपीसी 0.8 है रेस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग फॉर बोथ द इकोनॉमीज ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40 करोड़, सी बार जो है वो 40 करोड़ है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100 करोड़, ठीक है। आई जो है वो 100 करोड़ है। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इकोनॉमी निकालना है, ऑफ इनकम निकालना है फॉर ए के लिए बीईपी निकालना है ए के लिए तो, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है फॉर इकोनॉमी बी। तो बी के लिए कुछ और निकालना है, ए के लिए कुछ और निकालना है। तो पहले 5 मिनट आप लगाओ बुद्धि, फिर करते हैं। चलो तो पहले तो ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन का क्या है फॉर्मूला? या तो सेविंग इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं y इज इक्वल टू सी। तो c का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। अब सी बार आपको कितना दे रखा है ए का? 0.6, मतलब ए वाली इकोनॉमी का। अच्छा 40, ओके, सी बार तो 40 करोड़ है, सॉरी। और बी आपको दे रखा है 0.6, ठीक, इनटू वाई। तो इसको सॉल्व कर लो। हाँ मतलब वाई का आंसर निकाल लो, ठीक है। तो y का आंसर 100 आ जाएगा सॉल्व करके। तो पहले केस में y का आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। वो भी करके देख लेता हूँ। तो पहले का तो सही बताया, तो बच्चों ने भी 100 ही आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेक इवन का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, y इज इक्वल टू सी। ब्रेक इवन का होता है ये y इज इक्वल टू सी। अच्छा रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अपने आप भी निकाल सकते हो आप। अब b का निकालते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, तो AD और AS बराबर हो गया, एस इक्वल टू आई हुआ। तो ये वाली लगा लेता हूँ इक्वेशन, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी को ओपन कर देता हूँ, सी बार प्लस बी वाई। सी बार दे रखा है 40 और बी आपको दे रखा है 0.8 और आई कितना दे रखा है 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। 0.2y इज इक्वल टू 140, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 700 करोड़, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आ जाएगा 700 करोड़, ठीक है। s इज इक्वल टू आई भी कर सकते हो, फिर s का फंक्शन बना लेके, हाँ दोनों से सेम ही आएगा, है ना। तो आप चाहे s इज इक्वल टू आई से कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, या y इज इक्वल टू सी प्लस आई से कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। तो क्लियर है दोनों को? ब्रेक इवन का फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी है ना, और इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ओके जी, चलो 15th
में मुझे ओरली बता देना, पहले पढ़ लेते हैं। 15th में है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, तो ब्रीफ शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ चलो आपके लिए। Union Finance Minister stated that investment in the infrastructure and productive capacity has a large multiplier impact on the growth and employment, and in this view the capital investment outlay is being proposed to increase steeply in the budget by 1000 crore। ठीक है, तो इतनी लाइन का ये मतलब है कि सरकार ने इस बार इन्वेस्टमेंट को 1000 करोड़ रुपए बढ़ाने का सोचा है। तो डेल्टा आई based on the given text and common understanding explain the working process of the increase in investment on the national income assuming that MPS as 20%। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ MPC is equal to 80%। ठीक, तो इसमें क्या कौन सी वर्किंग प्रोसेस दिखाओगे फिर आप? ठीक है, तो इसमें मतलब आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस दिखाना है। फिर वो पूरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे, तो टेबल मैं एक बार शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन मतलब फिर भी एक बार जो बच्चों को याद नहीं है उनके लिए, तो 4 कॉलम याद है कौन कौन से बनाने हैं? डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। ठीक है, राउंड 1 में आपको लिखना है कि इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का, तो राउंड 1 में तो वो पूरी की पूरी इनकम बन जाएगी 1000 करोड़ एज इट इज़। ठीक है, अब उसमें से कंज्यूम कितने हो जाएंगे? 800 और बचेंगे कितने? 200। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आपको MPC 0.8 दे रखा है, मतलब 80%, और MPS 0.2 20%। तो 20% आप सेव करते हो और 80% आप खर्च कर देते हो। और फिर अगर आपको याद हो प्रोसेस, तो जितना आप खर्च करते हो वो राउंड 2 में इनकम बन जाती है। फिर 640 खर्च हो गई, 160 सेव हो गई, 640 फिर से इनकम बन जाएगी, जिसमें 128 सेव हो गई और खर्च कितनी हो गई? 512। ठीक है, बस ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक सेविंग का टोटल भी 1000 ना हो जाए, है ना जी। और इनकम का टोटल आप निकाल सकते हो मल्टीप्लायर पहले फाइंड करके। मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1/1 माइनस, या सीधा 1/MPS लगा देता हूँ, तो 1/0.2 कितना आएगा? 5 टाइम्स। तो आपकी इनकम 5 गुना हो जाएगी, 5000, राइट। तो आपकी इनकम 5 टाइम्स बन जाएगी, यानी आपकी इनकम 5000 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। बट इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस आपको दिखाना है, बाकी अंग्रेजी आप जो नोट्स में लिखवाइए वो भी लिख सकते हो। तो क्लियर है भाइयों बहनों, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलो जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16 भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है मनी को लेकर। ठीक है, तो इसका एक बार पहले सीधा क्वेश्चन ही देख लेते, इतनी बड़ी कहानी पढ़ने से अच्छा है आपसे लेट्स सी पूछता हूँ कि क्या आपको पता है मनी के बारे में। यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है ओवर द सेंचुरीज मनी हैज़ इवॉल्व्ड इन वेरियस फॉर्म्स। कह रहा है दशकों दशकों से मनी इवॉल्व हुआ है अलग अलग प्रकार से। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट स्टेट एंड डिस्कस ब्रीफली एनी 2 फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मुझे ही सुना दो आप ओरली मनी के कोई 2 फॉर्म्स जो दशकों दशकों से इवॉल्व होते हुए आए। पहले तो मतलब अभी तो पेपर करेंसी भी चलती है ना, उससे पहले गोल्ड सिल्वर कॉइन्स भी थे, उससे पहले मेटालिक कॉइन्स भी थे, उससे पहले एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी थे। तो इस पैराग्राफ में आपको जो भी कोई भी 2 मिले तो वो ढूंढ ढांड के मतलब चिपका देना। जैसे यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर है ना, वो बता देना।
पेपर मनी है वो बता देना, पहले ये सब शेल्स वगैरह भी चलते थे, तो जो भी आपका दिल करे कोई भी 2 फॉर्म यहाँ से बता देना। और दूसरा पूछ रहा है वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इन मॉडर्न टाइम्स डिजिटल करेंसी like CBDC is quite essential. However, it comes with its own benefit and potential risk. Do you agree with the given statement? तो ये आपको पैराग्राफ से देख के आंसर लिखना है, इसमें कहीं मनगढ़ंत नहीं लिखना। एक बच्चा कह रहा है सर बिटकॉइन लिख दूं इसमें, अब वो पैराग्राफ में दे रखा होगा तभी लिखना है। हाँ बिटकॉइन, तो यहाँ से आपको सेकंड पार्ट का आंसर मिलेगा। CBDC का मतलब होता है कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो भी अपनी डिजिटल करेंसी जो है मतलब इशू करने का सोच रहा है। तो बस यहाँ से आपको मिल जाएगा कि भाई इसमें हाँ बेनिफिट्स भी हैं, ये सब बेनिफिट्स हैं लाल कलर में, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो ये हरे कलर में है। बस तो ये तो जैसे आप इंग्लिश में करते हो अनसीन पैराग्राफ वैसे कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो लेकिन ये सॉल्व करते हैं अब 17। तो निकालो पेन और पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, ठीक है, ईयर 2020 और 2023 नॉमिनल GDP 3000 और 4000, नॉमिनल GDP एडजस्टेड टू बेस प्राइस, ठीक है, 4000 और 4500। बताओ ये क्या है इसका मतलब? हाँ मतलब हमने नॉमिनल GDP को बेस प्राइस पर ले लिया, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये GDP, राइट, ये इनडायरेक्टली रियल GDP कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल GDP इन द ईयर 2023। तो कह रहा है बताओ कितने % चेंज हुआ। तो 4000 से बढ़कर 4500 हो गया, बताओ कितने प्रतिशत चेंज हुआ रियल GDP? तो निकाल लो 4500 माइनस 4000 बटे 4000 इंटू 100, कितने % चेंज हुआ? 12.5% चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब रियल GDP 4000 से बढ़कर 4500 हो गया, तो इसका मतलब 12.5% चेंज हो गया। और दूसरे में पूछ रहे हैं द पब्लिक, अच्छा सेकंड अलग पार्ट हो गया, वो भी पढ़ लेते हैं। द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस, ठीक है। तो सरकार जो है एक मल्टी लेन फ्लाईओवर बना रही है, बहुत खर्चा कर रही है। तो अब आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन GDP एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो 2 इफेक्ट्स बताने, पहले GDP पे बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर वेलफेयर पर बताना। तो ओरली सुना दो, GDP से पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्लाईओवर बना रही है सरकार एक बहुत ही ज़बरदस्त, हाँ एक कीवर्ड अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एक तो, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट कीवर्ड ज़रूर आना चाहिए। हाँ इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, लोगों की, या नेशनल इनकम भी आप लिख सकते हो, इनफैक्ट मैक्रो की टर्म्स यूज़ करो। तो ये 2 अच्छे इफेक्ट्स इसमें आप बता सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और इनकम लेवल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि सरकार इन्वेस्ट कर रही है। और वेलफेयर पर क्या, वेलफेयर के भी बता। हाँ तो आप लिखोगे, ठीक है, मतलब ट्रैफिक टाइम जो है लोगों का कम हो जाएगा, हाँ ये लिख सकते हो। तो वेलफेयर इफेक्ट में आपको लिखना है कुछ अच्छी बात। चलो ठीक है, तो ओके हो गया। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है नंबर 1,
basis of classification of final goods into consumption and capital goods depends on the economic nature of its use. Defend or refute the statement with the help of suitable example. तो पहले तो ये बताओ कि क्या आप इस इंग्लिश से संतुष्ट हो, मतलब डिफेंड कर रहे हो या रिफ्यूट कर रहे हो? ट्रैफिक टाइम कम हो जाएगा। एक बच्ची पूछ रही थी वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रैफिक टाइम कम हो जाएगा। और एम्प्लॉयज़ काम पर टाइम पे पहुंच जाएंगे, वो भी लिख सकते हो। अच्छा पहले ये इंग्लिश पढ़ो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, आप किसी भी फाइनल गुड को कंजम्पशन गुड कह सकते हो या कैपिटल गुड कह सकते हो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक नेचर क्या है यूज़ का। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? तो आप कह रहे हो हाँ सही बात है, डिफेंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब डिफेंड तो कर रहे हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल से समझाओ। तो मुझे ओरली सुना दो, मैं बता दूंगा फिर लिख के। कोई एग्जाम्पल दो जिससे आप अपनी बात को डिफेंड कहना चाह रहे हो, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। हाँ नहीं, तो आपको एग्जाम्पल देना है ना। एग्जाम्पल का मतलब हमेशा होता है कि मतलब उदाहरण देना है, मीनिंग नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो लिख थोड़ा धीरे। तो मान लेते हैं कि हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है, यही बोल रहे हो आप। फ्रिज खरीद लिया मान लो एक, ठीक है। तो हमें अपने घर में आइसक्रीम जमानी है, हमने एक फ्रिज खरीद लिया। तो अब इसका जो नेचर ऑफ यूज़ है वो है घर की, हाँ घर की आइसक्रीम। तो फिर इस फ्रिज को हम कौन सा गुड कह देंगे? कंजम्पशन गुड, ठीक है। अच्छा, अगर ये फ्रिज हमने नहीं खरीदा और किसने खरीदा? आइसक्रीम कंपनी ने खरीद लिया मान लो, ठीक है। आइसक्रीम कंपनी ने खरीद लिया तो फिर कैपिटल गुड है, बिल्कुल सही। क्योंकि उसका एंड यूज़ क्या है, उसका इकोनॉमिक यूज़ क्या है कि भाई वो इस पे स्टोर करके आइसक्रीम या बनाकर आइसक्रीम जो भी है व्हाटएवर आगे बेचेगी, तो उसको बेचने के लिए यूज़ कर रही है। तो आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल का मतलब होता है कि उदाहरण देना पड़ेगा। तो आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताना पड़ेगा और उसका फिर मतलब एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा कि कंज्यूमर अगर घर के लिए आइसक्रीम रखने के लिए फ्रिज ले रहा है तो मतलब कंज्यूमर गुड और अदरवाइज कैपिटल गुड। तो क्लियर हो गया? और सेकंड भी बता दो। सेकंड में लिखा है नेचुरल कैलामिटीज़ इन द हिल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो जितने भी ये भूकंप आते हैं, ये सब मतलब आपदाएं आ जाती हैं नेचुरल, तो इससे हाँ मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है कैपिटल एसेट्स का, ठीक है, तबाह हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस। तो ये डेप्रिसिएशन है या कैपिटल लॉस है? अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ये कैपिटल लॉस है। तो यही रीज़न भी है इसका, वैलिड रीज़न, कि भाई ये अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, है ना। और हम अनफोर्सीन इवेंट्स को जिससे कैपिटल एसेट्स का नुकसान हो रहा है उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। तो क्लियर हो गया पूरा मैक्रो? कोई भी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं? चलो जी।